हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं राज्यद्रोह के बारे में, सेडिशन के बारे में, जिसके बारे में प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में किया गया है। तो आइए समझते हैं कि राज्यद्रोह क्या होता है, सेडिशन क्या होता है, यदि सेडिशन का अपराध कारित किया जाता है तब कितना दंड की व्यवस्था की गई है और उस पर क्या महत्वपूर्ण केस लॉ हैं। तो आइए चर्चा करते हैं सेडिशन की। क्या होता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राज्यद्रोह के बारे में चर्चा की गई है और यह भी बताया गया है कि राज्यद्रोह क्या होता है। इसके साथ साथ इसकी भी चर्चा की गई है इसी धारा के अंतर्गत कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा राज्यद्रोह का अपराध कारित किया जाता है तब उसे क्या सजा दी जाएगी। बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो कि 1870 में जोड़ा गया था। मतलब कि मूल रूप से भारतीय दंड संहिता में 124A नहीं था, बल्कि इसे 1870 में संशोधन के माध्यम से लाया गया था और इस धारा को 1891 में अमेंड करते हुए स्पष्टीकरण जोड़ा गया। यानी कि सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड was added in the year of 1870 and this section was amended in 1891 and explanation were added to it। यानी कि 1891 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में संशोधन करते हुए इसमें स्पष्टीकरण को जोड़ा गया और खुद धारा 124A को 1870 में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। Sedition means bringing or attempting to bring into hatred or contempt or exciting or attempting to excite disaffection towards government by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise। यानी कि सेडिशन एक ऐसा अपराध होता है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोई नफरत पैदा करता है, उसकी अवमानना के लिए इंस्टिगेट करता है या फिर ऐसा कोशिश किया जाता है कि ऐसा जो है डिसअफेक्शन गवर्नमेंट के लिए पैदा हो और ऐसा उसका कार्य किसी शब्द से जो या तो मौखिक हो सकेंगे या तो लिखित हो सकेंगे और किसी साइन से और किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से अथवा किसी अन्य माध्यम से लोगों को भड़का रहा है, तब यह कहा जाता है कि उसके द्वारा सेडिशन का अपराध कारित किया गया है। अब स्टडी करते हैं हम लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 124A सेडिशन। आइए समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में सेडिशन के बारे में क्या लिखा गया है। Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added or with imprisonment which may extend to 3 years or to fine may be added or with fine। यानी कि जो कोई बोले गए शब्द या लिखे गए शब्द द्वारा या संकेतों द्वारा या किसी दृश्य रूपण विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करता है, अवमानना पैदा करता है या घृणा या अवमानना पैदा करने का प्रयत्न करता है या अप्रीति प्रदत्त करता है या प्रदत्त करने का प्रयत्न करता है, तो वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या केवल जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। यानी कि 124A में जो अधिकतम सजा है वह आजीवन कारावास की है और यदि कारावास दिया जा रहा है तब 3 वर्ष तक का कारावास और उसमें जुर्माना अथवा उस अपराधी को मात्र जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा।
अब आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत की स्वतंत्रता से पहले जो है, चूँकि ये ब्रिटिश कॉलोनी से जब हम लोग गवर्न होते थे उस वक्त का लॉ था। उस वक्त जो जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको विधि के लॉ के आगोश में लेने के लिए, उनकी सोच को दबाने के लिए भारतीय दंड संहिता में 1870 में संशोधन करते हुए सेडिशन के अपराध को शामिल किया गया था, ताकि जो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठ रही है उसको अच्छे से दबाया जा सके और ऐसी आवाज़ उठाने के लिए दंड की व्यवस्था करते हुए भारतीय दंड संहिता में धारा 124A जोड़ा गया। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन, यानी कि डिसअफेक्शन क्या होता है उसके बारे में चर्चा की गई। द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, यानी कि अप्रीति शब्द के अंतर्गत उसके शब्द के उसके जो है दायरे में अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। यानी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट सेडिशन लॉ इज दैट दिस स्टैट्यूट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन वी आर डोमिनेटेड बाय अ फॉरेन एम्परर, यानी कि हमारे ऊपर उस वक्त विदेशियों का शासन था, विदेशी गवर्नमेंट की हुकूमत थी। उस दौरान जो है इसे शामिल किया गया था भारतीय दंड संहिता में। एंड द ब्रिटिशर्स प्राइमरी गोल was to deny the inhabitants of this country their rights, especially the freedom of speech and expression with freedom of voice, यानी कि जो कोई स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था उसे स्पेशली जो है दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा जोड़ते हुए राज्यद्रोह को अपराध घोषित किया गया और उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा की व्यवस्था की गई। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section। यानी कि कहने का मतलब यह है कि घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियाँ इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। चूँकि कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो है आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जहाँ की ये कहा जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन होती है। लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में यह भी होता है कि जो भी उस देश के नागरिक हैं वह गवर्नमेंट से यदि गवर्नमेंट के अंदर कुछ कमियां दिख रही हैं तो उन्हें जो है विधिपूर्ण साधनों द्वारा उन तक उनके कमियों का ध्यान आकर्षित करा सकते हैं। तो कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित कराने का कतई यह मतलब नहीं होता है कि उनके द्वारा राजद्रोह यानी कि सेडिशन का अपराध कारित किया जा रहा है। यदि विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनके द्वारा जो है सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है या फिर सरकार के किसी नीतियों का विरोध किया जा रहा है, लेकिन वो विधिपूर्ण होना चाहिए, तब जो है उसका यह कार्य सेडिशन नहीं कहा जाएगा, उसके इस कार्य को राजद्रोह नहीं कहा जाएगा। तीसरा स्पष्टीकरण बात करता है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हैट्रेड, कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। यानी कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति
अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती। यानी कि यदि कोई सरकार के प्रशासनिक स्तर पे कोई कार्यवाही हो रही है, उसके प्रति यदि जो है कोई ऐसा जो है डिसअप्रोवेशन दिखाया जा रहा है उस देश के नागरिकों के द्वारा, तब भी जो है इसका यह कार्य सेडिशन यानी कि राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा। केस लॉ की बात करते हैं तो पहला केस है क्वीन वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस। इसमें जो जज थे वह पीथरम थे सीजे, यानी कि जो जज थे उनका नाम पीथरम था। उन्होंने डिससेटिस्फैक्शन को बताया कि इट मीन्स एज ए फीलिंग कंट्रारी टू अफेक्शन, इन अदर वर्ड्स डिसलाइक और हैट्रेड। डिसअप्रोवेशन मीन्स सिंपली डिसअप्रूवल। डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है इसके बारे में चर्चा की गई, जो उनके द्वारा यह कहा गया यह कुछ कंट्रेरी होता है अफेक्शन के, इन अदर वर्ड्स डिसलाइक और हैट्रेड कुछ घृणा या फिर कुछ नापसंदगी होती है। और डिसअप्रोवेशन का मतलब होता है डिसअप्रूवल। अगला केस है क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक के केस में स्ट्रेचे नाम के जज थे। स्ट्रेचे agreed with the rule that a man must not make or try to make others feel enmity of any kind towards the government. Amount and intensity of disaffection is absolutely material except in dealing the question of punishment। यानी कि इस केस में क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक के केस में स्ट्रेचे जज साहब के द्वारा यह कहा गया कि कोई भी ऐसा कार्य जो सरकार के प्रति शत्रुता की भावना पैदा करता है वह सेडिशन का अपराध होता है, वह राजद्रोह का अपराध होता है। और उस घृणा या फिर जो है उसके ऐसी भावनाओं को जो शत्रुता की भावनाएं उसके द्वारा पैदा की जा रही हैं, उसके अमाउंट को, उसके लेवल को, घृणा के स्तर को सिर्फ और सिर्फ जब उस अपराधी को सजा दी जा रही है तभी देखी जानी चाहिए। और अपराध का निर्धारण करने वक्त सिर्फ इतना ही देखा जाना चाहिए कि उसके शब्दों के द्वारा, उसके लिखने के द्वारा क्या सरकार के प्रति शत्रुता की भावना पैदा हुई है कि नहीं। यदि सरकार के प्रति शत्रुता की भावना पैदा हुई है तो उसका कार्य राजद्रोह के अंतर्गत आ जाएगा। अगला केस है क्वीन एम्परर वर्सेस निहारेंदु दत्त मजूमदार। इस केस में सर मॉरिस गॉयर जो है जज थे। इस केस में द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्डर, सिंस ऑर्डर इज द कंडीशन प्रेसिडेंट ऑल सिविलाइजेशन एंड एडवांस ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। यानी कि क्वीन वर्सेस निहारेंदु दत्त मजूमदार के केस में सर मॉरिस गॉयर के द्वारा यह कहा गया कि गवर्नमेंट की यह पहली ड्यूटी होती है, यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह अपने आदेश का संरक्षण करे, उसे लागू कराए, और यदि उसके आदेश का किसी के द्वारा विरोध किया जा रहा है तब वह जो है उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लाए, राजद्रोह का अपराध कारित किया जाता है उसके द्वारा यदि, तो उसे राजद्रोह के लिए दंडित कराए। अगला केस है क्वीन एम्परर वर्सेस सुरेंद्र नारायण आदिचार्य। आइए देखते हैं क्वीन एम्परर वर्सेस सुरेंद्र नारायण आदिचार्य में क्या हुआ था। In this case, it was held that sending through the post of a packet containing a copy of manuscript of a seditious publication with a covering letter requesting the addressee to circulate it to others, when the same was intercepted by another person and never reached the addressee, constitute an attempt to commit an offence under section 124A of the Indian Penal Code। यानी कि क्वीन एम्परर वर्सेस सुरेंद्र नारायण आदिचार्य के केस में कुछ राजद्रोहात्मक बातों से लिखे हुए लेटर बाई पोस्ट कहीं सेंड किए गए, कहीं भेजे गए, किंतु उन्हें बीच रास्ते में ही
पकड़ लिया गया और जहां वह भेजना चाह रहा था उस स्थान पर नहीं पहुंच सका। उस लेटर में राजद्रोहात्मक बातों के साथ साथ एड्रेसी को, जिसको भेजा गया था, उसके लिए यह भी लिखा गया था कि वह लोगों के बीच में इस पत्र को बांट दे, लोगों के बीच में इसे सर्कुलेट करे। तो इस केस में जो है इनको सेक्शन 124A यानी कि सेडिशन, राजद्रोह के प्रयत्न के लिए दंडित किया गया, क्योंकि इनका अपराध अभी पूरा नहीं हो पाया था। रास्ते में इनके लेटर को, इनके पत्रों को, जिसमें राजद्रोहात्मक बातें लिखी गई थी, उन्हें पकड़ लिया जाता है। अब समझते हैं गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। क्षितिज चंद्र रॉय वर्सेस एम्परर। In this case, the expression government established by law in India includes the executive power in action and does not mean merely the constitutional framework. It includes the state government as well as the central government. यानी कि जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव पावर भी आता है और सिर्फ संवैधानिक फ्रेमवर्क में ही ये लिमिटेड नहीं होता है। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। अब समझते हैं कि यदि किसी पत्र में कोई राजद्रोहात्मक बातों का प्रकाशन किया जा रहा है तो उसके एडिटर की, उसके संपादक की क्या भूमिका होगी, क्या भूमिका मानी जाती है, और यदि उसके समाचार पत्र में किसी राजद्रोहात्मक बातों का प्रकाशन कराया गया है तब जो है एडिटर को क्या दंड दिया जाएगा। Apurva Krishna Bose versus King Emperor. In this case, the editor of a paper will be liable for unsigned seditious letter appearing in the newspaper. यानी कि किसी संपादक के न्यूज़पेपर में कोई राजद्रोहात्मक बातों का प्रकाशन कराया जाता है तब जो है संपादक को भी राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने के लिए दंडित किया जा सकेगा। अब समझते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि जो 1870 में संशोधन के द्वारा भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 124A को जोड़ा गया, वह संवैधानिक है या असंवैधानिक है। क्योंकि एक तरफ हमारा संविधान 19(1)A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, यानी कि लोगों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो दूसरी तरफ 124A उनकी जुबान पर, उनके लिखने की क्षमता पर प्रतिबंध लगाता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कंट्रेरी हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ लोगों को यह अधिकार है कि वह गवर्नमेंट की अच्छाइयों बुराइयों को विधिपूर्ण साधनों के द्वारा उन तक अपनी बातें पहुंचा सकें। तो आइए समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A संवैधानिक है या नहीं है। क्या कभी इसकी संवैधानिकता को माननीय न्यायालय के समक्ष चैलेंज किया गया या नहीं किया गया? The first lawsuit to address the legitimacy of section 124A was Ramanandan versus State of UP. In this case, Allahabad High Court held that section 124A of the Indian Penal Code was ultra-vires in character and violative of Article 19(1)A of the Indian Constitution. यानी कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रामनंदन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस पहुंचा, जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A भारतीय संविधान के 19(1)A का वायलेशन करता है, उसके लिए वायलेटिव है, यानी कि दोनों में जो है कंट्रेरी प्रोविजन है। इसलिए चूंकि हमारा जो है 19(1)A मूल अधिकार है, अतः मूल अधिकार का वायलेशन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेशन करता है, इसलिए जो है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है।
पुनः इसे केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A संवैधानिक है और यह जो है किसी तरीके से 19(1)A का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने प्रिजर्वेशन, अपनी को बचाने के लिए कुछ न कुछ निर्बंधन, चूँकि हमारा कोई भी मूल अधिकार जो है अभी तक अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है, यानी कि बिल्कुल से फ्री नहीं रहा है, उस पर उचित निर्बंधन यानी कि सभी मूल अधिकारों पर उचित निर्बंधन, युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A संवैधानिक धारा है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह की बात करता है, सेडिशन की बात करता है और उसके लिए क्या पनिशमेंट, क्या कुछ उस पर महत्वपूर्ण केस लॉ थे, सब पर चर्चा किया गया। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।